नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदेश भाई तुलजावानी प्राथमिक विज्ञान मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने देखा अस्पताल के बारे में जानकारी देखी, वहां चित्र निरीक्षण हमने किया, बहुत सारे दृश्य देखकर हमने उसका जो वर्णन है अपने शब्दों में किया, जानकारी ले ली अस्पताल के बारे में। और वह सब होने के बाद मैंने आप लोगों को एक गृहपाठ दिया था उसके ऊपर कि उस चित्र का जो निरीक्षण है वो निरीक्षण करने के बाद आप लोगों को अपने वाक्यों में, यानी किताब में तो आपको कुछ नहीं दिया गया है वहां पर लिखा हुआ, लेकिन उन दृश्यों को देखते हुए अपने वाक्यों में 10 वाक्य आपको लिखने के लिए मैंने दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने आपने वह 10 वाक्य अपने शब्दों में लिखे होंगे, वहां की जानकारी लिखी होगी और लिखनी ही चाहिए, क्योंकि आपको जब खुद आप उसके ऊपर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक वह ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए मैंने गृहपाठ दिया था, वह पूरा कर लीजिए, अपने बड़ों की मदद से वहां की जानकारी पूछ लीजिए चित्र दिखाकर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम अपना जो दूसरी कवि है उसमें दूसरी कविता है बेटियुग। इसके कवि है आनंद विश्वास। इनकी जो कविता है वह कविता देखने वाले हैं। उससे पहले हम आनंद विश्वास जी का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवा, गर्मा गर्म थपेड़े, लूके, बहादुर बेटी, ऐसी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में की है। उसके बाद देखिए उनका परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। उनका जो परिचय है मुख्य रूप से आनंद विश्वास जी जो है अंधविश्वास और मुश्किलें के ताप से पिघलते जीवन के प्रति अंधविश्वास। समाज में आज में हम देखते हैं कि कितना बड़ा अंधविश्वास लोगों के बीच में है। उस अंधविश्वास और जो समाज में घटने वाली दूसरी अनेक घटनाएं होती है। अंधविश्वास हमारे समाज में लगी हुई एक कीड़ जैसी है, कीड़, अंधविश्वास। और मुश्किलें, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती रहती है, तो इनके प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि, ऐसा इनका मूल परिचय होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियां की शिक्षा, उनका महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है। इस पाठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? बेटियों यानी बेटियों का युग, बेटियों की शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा, उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता और उनकी प्रगति, इन चीजों पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है। समाज में बेटियों का शिक्षा का क्या महत्व है, उनकी आत्मनिर्भरता कैसे होनी चाहिए, उनकी प्रगति कितनी जरूरी है, इन सब बातों पर प्रकाश डालने की पूरी कोशिश आनंद विश्वास जी ने इस कविता के अंदर की है। तो देखिए, अध्ययन कौशल में हमें देखना है, अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। आप लोगों को गणित विषय में पढ़ाता हूं, 7वीं के, 6ठी के, 5वीं के सभी बच्चों को मैंने आप लोगों को 5वीं में चित्रालेख पढ़ाया है। 6ठी कक्षा के पहले तो चित्रालेख का अभ्यास आप लोगों ने किया। चित्रालेख में हमने देखा कि एक गांव में साइकिल पर स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं,
मोटरसाइकिल पर स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं, और उसके बाद मोटरसाइकिल के बाद ऑटो रिक्शा में स्कूल जाने वाले कितने बच्चे होते हैं। इन सब बातों की चर्चा हमने अपनी तासिकाओं में, पिछली तासिकाओं में भी की है। तो इसी तरह से ये चित्रालेख हो गया। उसके बाद स्तंभालेख, जो मैंने आपको छठी कक्षा में पढ़ाया है, कौन सी जानकारी है वर्ष के अनुसार। इसी तरह से यह जो जानकारी बनाई जाती है उसका आलेख बनाया जाता है। तो यह स्तंभालेख हो गया। उसके बाद 7वीं कक्षा में इसका संयुक्त स्तंभालेख, संयुक्त स्तंभालेख किस प्रकार बनता है वह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया है तो अभी अपने आने वाले अभ्यासक्रम में वो आ जाएगा। तो संयुक्त स्तंभालेख जिस तरह से पढ़ाते हैं, दो चीजों की तुलना करके ऐसे संयुक्त स्तंभालेख में आकृतियां बनाई जाती है, इसको कहते हैं संयुक्त स्तंभालेख। तो इसमें आप लोगों को आपके 5वीं से 8वीं तक पढ़ने वाली कक्षा के जो बच्चों की संख्या है उसमें छात्र अलग से और छात्राएं अलग से ऐसे आप लोगों को बनाना है और उसका संयुक्त स्तंभालेख आप लोगों को दिखाना है। कौन सी कक्षा में कौन से छात्र पढ़ते हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं और कितनी छात्राएं हैं, यह सब बातें कविता शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि यह 5वीं, 6ठी, 7वीं में गणित विषय में पढ़ाया जाता है। उसी को प्रथम प्रमाण मानकर आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन कौशल में वह बात बनानी है। छात्र और छात्राओं का अलग अलग संख्या उसकी दिखानी है, दोनों की तुलना आप लोगों को करनी है। तो देखिए कविता को मैं शुरुआत करता हूं। कविता की शुरुआत कुछ बातें देखेंगे, बाद में हम अगली तासिका में इस कविता का पूरा जानकारी लेकर व्याकरण के बारे में भी देख लेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हमारी जो नानी थी, हमारी जो दादी थी, वह हमें कथा कहानियां सुनाती थी। और आज भी छोटे बच्चों को अगर हम उसकी नानी कहती है आजा बच्चे मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, तो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और आनंदित होकर कहानी सुनने बैठ जाता है। उसी तरह से नानी वाली कथा कहानी जो थी आज भी जग में बहुत सुहानी लगती है, बहुत अच्छे लगती है। और कवि कहते हैं बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। और ये जो युग है ये बेटियों का युग है, ये एक नया युग है। इस नए दौर की कहानी इस हमें आज लिखनी है, ऐसा कवि इसके द्वारा हमें बताते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे फौलादी लेने के इरादे खुदा अपना इतिहास पढ़ेंगे। बेटे युग में बेटा और बेटी दोनों समान है, उसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है लड़कियां हैं बोल के घर में बैठा कर रखना है और लड़के हैं बोल के उनको पढ़ाना है, ऐसा भेदभाव हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें दोनों को समान रूप से वहां पर पढ़ाना है, समान रूप से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए कवि कहते हैं सभी पढ़ेंगे। तो फौलादी लेने के इरादे खुदा अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलाद आपको मालूम है कितना मजबूत होता है, वैसे हमारे इरादे हैं और इन इरादों के साथ हम चलने वाले हैं। खुद अपना इतिहास करेंगे और आने वाला जो इतिहास है वह खुद ही हम अपना इतिहास वहां पर बनाने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। जब कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का होता है। देश को आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक तैयार करने हैं, खिलाड़ी तैयार करने हैं, जो कुछ भी तैयार करना है उस देश को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की बहुत जरूरत होती है। इसलिए कवि कहते हैं
देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। यानी उस देश का जो नौजवान है वह जब तक नहीं दौड़ेगा, वह जब तक नहीं पढ़ाई करेगा, वह जब तक नहीं सीखेगा, वह जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और नानी वाली जो कथा कहानी है आज भी जग में बहुत ही सुहानी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि हमें मालूम है नानी वाली कथा कहानी का क्या महत्व है। हमने भी अपने बचपन में नानी वाली कथा कहानी सुन ली है, इसलिए कवि ज्यादा जोर किस बात पर दे रहे हैं? नानी वाली कथा कहानी जग में आज भी हमें बहुत सुंदर लगती है और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सिर्फ बेटा अगर पढ़ता है, सिर्फ बेटा अगर सीखता है तो वह आधी शिक्षा हो गई। समाज में हमारे जो पुराना अंधविश्वास था बेटों को ही पढ़ाना है और बेटियों को घर में बिठा कर रखना है, ये बिल्कुल गलत था। इसलिए बेटा शिक्षित तो आधी शिक्षा है। कभी ऐसा नहीं कह रहे सिर्फ बेटी को पढ़ाओ और बेटों को घर में बिठाओ, ऐसा नहीं कह रहे कभी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अगर दोनों सीखते हैं, दोनों पढ़ते हैं तो वह पूरी शिक्षा हो जाती है, आधी नहीं हो जाती। लेकिन सिर्फ बेटे को पढ़ाएंगे तो आधी शिक्षा हो गई। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। हमने तो सोच लिया है, अब तुम मनन करो, सोचो समझो और उसकी समीक्षा करो कि कवि जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। क्या कवि कुछ भी कह रहे हैं? अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं क्या कवि? नहीं, वह सच ही कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना तो हमको दोनों को भी है। हम सिर्फ बेटे को पढ़ाकर नहीं चलेगा, हमें तो बेटियों को भी पढ़ाने का है और दोनों को पढ़ाकर उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें देनी है। और बहुत ही अच्छी शिक्षा देने के बाद हमें उसका आनंद मिलेगा, उसकी सफलता भी हो जाएगी। सोचो समझो करो समीक्षा। आप लोग भी सोचिए समझिए और उसकी समीक्षा कीजिए कि ये सही है या गलत है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठाना, सारे जग को शिक्षामय करना है। सिर्फ बेटा बेटी यही नहीं बोलते बैठना है, सिर्फ हमारे देश की नहीं बात कर रहे कवि, सारा जग शिक्षामय करना है पूरा। हमने सोचा मन में ठानी और सारा जग शिक्षामय करना है, यह हमने सोचा है। हमने सिर्फ कवि ने नहीं, दुनिया के सभी जो नागरिक है, जो पढ़ाने वाले हैं आने वाली पीढ़ी को, उनके बच्चों के माँ बाप है, इन सब ने मिलकर यह सोचा है और सोचने के बाद मन में ठान लिया है कि अब पूरी दुनिया को शिक्षा में करना है, पूरा जग शिक्षा में करना है, पूरे जग में अशिक्षा का अंधकार दूर करना है और शिक्षा देनी है। ऐसा कवि कहते हैं कि इस बात को हमने मन में ठान लिया है, आगे से कोई नहीं हटा सकता। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यह जो कवि बार बार कह रहे हैं, कवि का इसको कहने का उद्देश्य क्या है? देखिए, नानी वाली कथा कहानी जग में अब भी जग में लगे सुहानी, यानी हमें पुराने हमारे जो अच्छी बातें हैं उनको भी नहीं भूलना है और उसी के साथ साथ हमें प्रगति के मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है। इन सब बातों को साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कविता का यह कुछ भाग है और बचा हुआ भाग वाचन से जगत में क्या आता है, उसके बाद इसके ऊपर जो व्याकरण आता है वह सब आने वाली तासिका में लेंगे और इस कविता को पूर्ण करेंगे। उसके बाद आगे की पाठ की ओर हम जाएंगे।
इसलिए आज के पाठ में जो पढ़ाया गया है वह ध्यान से आप भी पढ़ाई कीजिए, कविता का गायन कीजिए घर पर, और बचा हुआ जो भाग है हम अपनी अगली तासिका में लेंगे। तब तक यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।